हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड 65 रैपिड फायर एमसीक्यू को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने यूनिट 9 तक आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को नहीं देखा है, जल्दी से जाके चेकआउट करिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे 65 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, अपडेट्स है, कोई वैकेंसी है, टीचिंग से रिलेटेड कोई वैकेंसी है, एग्ज़ाम है, उन सभी के बारे में हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके नोटिफिकेशन। साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं 65 रैपिड फायर एमसीक्यू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को समझिएगा ज़रूर। आज का पहला सवाल है, A tax is meant for welfare of commodity. Which kind of payment is to the government by the subject? तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स कैसा है? कंपल्सरी। नहीं देंगे तो पेनाल्टी लगती है। द इनकम टैक्स एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1961. Which of the following areas basically fall under the scope of the Income Tax Act 1961? Basic charging income, rebate and relief, income exempted from income tax, all of the above. तो सर इसमें इनकम टैक्स में सारे के सारे चीज़ें आ जाते हैं। बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट रिलीफ भी आते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम्स भी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम is exempt from income tax that is otherwise paid on all other item? Agriculture income, industrial income, capital gain, household property. सर इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल इनकम। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। द पीरियड ऑफ 12th मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च, इसको क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग कहते हैं द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग 31st मार्च, इसको हम लोग कहते हैं क्या? असेसमेंट ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर वो ईयर जो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं और उस पर टैक्स हम लोग अगले साल देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो इनकम जिस साल कमाया जाता है उस साल के ईयर को कहते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। तो द फाइनेंस और प्रीवियस ईयर के बाद क्या आता है? असेसमेंट ईयर आता है। तो द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रीवियस ईयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एजर्शन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स वाज द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टिल टैक्स रिफॉर्म वेयर टेकन ड्यूरिंग द 90s। ये तो बात बिल्कुल सही है। जो रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता था 1990 तक, ठीक है ना। रीजन, ट्रेडिशनली इंडियाज टैक्स रिजाइम रिलाइड हेविली ऑन इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग द कस्टम एंड एक्साइज। तो पहले जीएसटी आने से पहले क्या था प्यारे बच्चों? जीएसटी आने से पहले हम लोग किस पे डिपेंड होते थे? जो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको कि हम लोग कस्टम और एक्साइज कहते थे। तो इसीलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा, बहुत हेवी मात्रा में टैक्स का कलेक्शन होता था। तो डैट इज़ वाई इसको मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहा जाता था उस समय। यस, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. तो both A and R are correct and R is the correct explanation of the assertion. आइए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन है हम लोग के मैच द कॉलम से। सबसे पहले एसएससी। सर एसएससी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2, देखिए बहुत आसान है। एसएससी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ये देखिए, ये है एसएससी, ये हो गए एसएससी ए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? दिया है पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये देखिए ये है, बी हो गया। देन उसके बाद पर्सन,
अब पर्सन हो गया। इनकम, इनकम का डेफिनेशन किस में दिया है सर? इनकम का डेफिनेशन है सेक्शन 3 में। इनकम का डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 3 में। सॉरी, इनकम का डेफिनेशन किस में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में ना। इनकम का डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। ठीक है। और प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है सेक्शन 3 में। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताएंगे कि असेसमेंट ईयर का असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या है? असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या है? किसी को पता है असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या है? तो ये देखिए, सेक्शन से जो है हम लोग को हर साल सवाल पूछता ही पूछता है एनटीए। ठीक है, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन। जी, असेसमेंट ईयर का आप लोगों ने नहीं बताया सेक्शन क्या है। तो असेसमेंट ईयर का सेक्शन जो है, क्यों हम पूछे, क्योंकि देखिए ये होता है 3, कौन सा? प्रीवियस। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ये होता है आप लोग के असेसमेंट ईयर का। मतलब असेसमेंट ईयर पहले आता है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने पूछा। और प्रीवियस ईयर बाद में आता है। ये देखिए, वैसे थ्योरेटिकली प्रीवियस ईयर पहले आता है, लेकिन सेक्शन में अगर देखा जाए तो असेसमेंट ईयर पहले आता है, प्रीवियस ईयर बाद में आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हो गया ये। तो आंसर क्या हो गया? बी का 1 सी का 2। देखिए, बी का 1 सी का 2 कहाँ है? बी का 1 सी का 2। ठीक है, डी का 3rd और ए का 4th। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या था इसमें? सेक्शन 2 सर एसएससी, एसएससी। ठीक है ना। क्या क्या है एसएससी के बारे में? इनकम टैक्स एसएससी का मतलब क्या होता है? बाय whom एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, बाय whom एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन, हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सर? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही एसएससी के कैटेगरी में ही आते हैं। The following exemption act mandate that house should be purchased by the SSC and it does not stipulate that house should be purchased in name of SSC. Property purchased by SSC in joint name with his wife for shagun purpose because of fact that SSC was physically handicapped and the whole consideration was paid by the SSC. तो एसएससी इज एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन अंडर द सेम एक्ट। तो अगर वो हैंडीकैप होंगे और ऐसे में कोई वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एज ए शगुन के तौर पर अपने वाइफ के लिए, तो इस पे जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो कौन से सेक्शन में इसका एग्जेम्पशन बताया है? सेक्शन 54F में। सेक्शन 54F में इसका एग्जेम्पशन बताया हुआ है। चलिए, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द टैक्स पेयर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये 54F में कितने लिमिट की बात की गई? कितने लिमिट की सर? अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसमें एग्जेम्पशन अमाउंट है 10 करोड़ का। और अदर लॉन्ग 10 करोड़ का। और साथ ही साथ अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है, एनी लॉन्ग टर्म एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसमें भी लिमिट क्या है? 10 करोड़। मतलब कि 54F में लिमिट कितना है? 54F में 10 करोड़। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द टैक्स पेयर लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर, नेक्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। सर अगर एग्रीकल्चर पर्पज होगा तो वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। As per the definition of the income include which of the following? Profit and gain, dividend declared, voluntary contribution received by a trust. तो
इनकम क्या क्या इंक्लूड करेगा, इनमें से कौन सा? सर सारे ही इनकम होते हैं, सारे ही इनकम होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम लाइबल फॉर टैक्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल इनकम की बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब क्या होगा सर? इनकम लाइबल फॉर टैक्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए एग्रीकल्चरल इनकम तो सर एग्जेम्प्टेड होता है, ये तो एग्जेम्प्टेड होता है, ये दोनों टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन? तो किस सेक्शन में एग्जेम्प्टेड इनकम मेंशन किया गया है? एग्जेम्प्टेड इनकम सर सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है। 80 में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। 80 सेक्शन 80s जो होते हैं हमारे, 80C से लेके 80TT तक, ये सब आप लोगों के क्या है? डिडक्शंस है। इस सेक्शन में डिडक्शंस बताए गए हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 में है। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल इनकम इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1974-75। As per section 10(1), agricultural income earned by the taxpayer in India is exempted from tax. Agricultural income is defined under section 21A of the Income Tax Act. As per the section 21A, agricultural income generally means, तो agricultural income का generally मतलब क्या होता है? Any rent और revenue। आप लोगों को याद रखना इसका स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, उसी चीज को ही घुमा के यहाँ पे मीनिंग करके पूछ लिया है। तो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आ जाएगा? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, बिल्कुल ये आएगा। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट टू फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, ये भी आएगा। एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ए फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन is specified in this regard in section 21A. Any income derived from sapling or seeding growing nursery shall deemed to be agriculture income, बिल्कुल सर ये भी तो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग द टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट? तो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 10F होता है। ये देखिए सेक्शन 10F। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए रेसिडेंट इन इंडिया। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें कोई भी भूल चूक लेनी देनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इट इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ही शुड बी इन इंडिया, वो इंडिया में होने चाहिए। जिसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं है। पहले तो रेसिडेंशियल शिप चेक करना पड़ेगा कि पहले तो रेसिडेंट चेक करिए, फिर चेक करिए क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको पिछले साल 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा, या फिर सर 182 दिन तो पिछले साल नहीं थे, तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप पिछले साल 60 दिन थे और उसके पिछले के 4 सालों में क्या आप 365 दिन भारत में थे। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, पिछले साल 182 दिन थे, तब तो आप हो गए, हाँ यू आर ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। then now we check whether you are the resident of ordinary resident or not ordinary। तो उसके लिए फिर हम लोग आ जाते कि क्या आप पिछले पिछले 10 सालों में इतने दिन थे कि नहीं थे, फिर 2 सालों में इतने दिन, वो जो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो चीज़ आ जाएगा फिर इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे, पहले तो अभी हम लोग को रेसिडेंट चेक करना है। तो रेसिडेंट चेक करने के लिए 182 दिन थे, नहीं सर नहीं थे। तो क्या ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगा क्या कि पिछले साल 60 दिन थे या उससे ज़्यादा, 60 और मोर डेज, और उसके पिछले के 4 सालों में आप 365 दिन भारत में थे कि नहीं थे। अगर थे तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। दी एचयूएफ सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे।
तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। द अवार्ड एंड रिवॉर्ड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, पेमेंट इन कैश, काइंड, कैश और काइंड। तो जो भी अवार्ड और रिवॉर्ड है वो कैश और काइंड दोनों में ही होता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज। तो द टैक्स इंसिडेंट ऑफ रेसिडेंट इज टैक्सेबल एज पर स्लैब, एग्जेम्प्टेड एज पर स्लैब, पार्टली एग्जेम्प्टेड। सर अगर रेसिडेंशियल शिप चेक हो गया तो टैक्स रेसिडेंट वो किसके अकॉर्डिंग चेक होगा, किसके अकॉर्डिंग चेक होगा सर, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही चेक किया जाता है। नेक्स्ट, द इनकम रिसीव एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनली सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज। तो टैक्स क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज टैक्सेबल। क्यों, द इनकम रिसीव एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो कि कंट्रोल और सेटअप इंडिया में है, भले ही उसका कम इनकम आप रिसीव और एक्रूड हो रहा है इंडिया के बाहर, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनली सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट का क्या हो जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट का टैक्सेबल नहीं होता है, रेसिडेंशियल का, रेसिडेंस का, नॉर्मल रेसिडेंस का ही टैक्सेबल होता है, ठीक है ना, जो कि अभी आप लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन में किया। प्रॉपर्टी इनकम इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, दिस डिविडेंड वाज एग्जेम्प्टेड अंटिल 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 19-20, दैट वाज बिकॉज द कंपनी डिक्लेयर्ड सच डिविडेंड ऑलरेडी पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट। सेकेंड, द फाइनेंशियल एक्ट 2020 चेंज द मेथड ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर सर देखिए, जो डिविडेंड है वो एग्जेम्प्टेड था 31 मार्च 2020 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक। दैट वाज बिकॉज द कंपनी डिक्लेयर सच डिविडेंड ऑलरेडी पेड डिविडेंड। क्योंकि क्यों एग्जेम्प्ट था, क्योंकि जो कंपनी डिक्लेयर करता था डिविडेंड वो ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देता था डिविडेंड देने से पहले। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट आया 2020 वो चेंज कर दिया मेथड ऑफ डिविडेंड के टैक्सेशन को, ठीक है ना। अब किसके हाथ में टैक्सेबल, अब इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, अब इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर ही वो टैक्सेबल होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। फैमिली पेंशन रिसीव बाय ए लीगल हेयर्स ऑफ एम्प्लॉय इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ। तो अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, पेंशन वाला इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज रिलेटेड टू द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस से संबंधित सेक्शन, सेक्शन 6। चलिए प्यारे बच्चों, चार्जिंग सेक्शन कौन सा, अच्छा इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन किसको कहते हैं सर, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन इनकम टैक्स लगाना है ये परमिशन किस सेक्शन ने दिया, सेक्शन 4 ने दिया। अच्छा ये बताइए, किसी भी हेड्स ऑफ इनकम का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, किसी भी इनकम का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते ज़रूर है कि हम आप लोगों को पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो जल्दी से आके आप लोग फिर से एक बार अपने जो भी सेक्शन से इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स के, उसको जल्दी से आके आप लोग रिवीजन कर ले, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग बात करें सैलरी का, तो बताइए सैलरी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं आप लोगों के सामने कहूँ कि सैलरी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, क्या ये आप लोग बता पाएंगे सैलरी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों सैलरी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, अगर मुझे आप लोगों को रिवीजन करवाना हो
तो सेक्शन 15 से 17 सैलरी का सेक्शन है। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें सर, इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 से सेक्शन 22 से सेक्शन 26 तक है। सर अगर बिजनेस प्रोफेशन की बात करें, बिजनेस प्रोफेशन की, तो इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 ए ई तक है। और अगर कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है सर, सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 ए तक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो सेक्शन 56 से लेके 58 तक है। तो सर चार्जिंग सेक्शन क्या हो जाएगा, किसी भी हेड ऑफ इनकम का जो पहला सेक्शन है, जैसे 15 सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का 22, बिजनेस का 28, कैपिटल गेन का 45, अदर सोर्सेज का 56, ये सब चार्जिंग सेक्शन होता है। मतलब जो किसी भी हेड ऑफ इनकम का जो पहला सेक्शन होगा प्यारे बच्चों, वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका चार्जिंग सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग को बातें समझ में आई कि चार्जिंग सेक्शन किसको हम लोग कहेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, The company may have residential status as resident or non-resident, not ordinary resident, non-resident की resident। तो सर देखिए, कंपनी हो या फर्म की बात करें, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अगला सवाल, इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया हु हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया is charged to tax in the previous year itself. In this case, the total income of such individual up to shall charge to tax in that assessment year। तो क्या हो जाएगा, जो भारत छोड़ के जा रहा है और उसके आने का अब कोई चांस नहीं है, तो द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जिस तारीख को भारत छोड़ के जा रहा है उस तारीख तक जो उसने इनकम अर्न किया है वो सब उन टैक्सेबल इनकम हो जाएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड इन और आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगला सवाल, एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज रेसिडेंट इन इंडिया इफ। तो इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, 182 दिन या उससे ज़्यादा हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अगर ऐसा नहीं है तो पिछले साल 60 दिन और उसके जस्ट पिछले के 4 सालों में 365 दिन वो भारत में रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ जब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, पहले तो रेसिडेंट, अब चेक करेंगे फिर हम लोग क्या कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होता है कि पिछले 10 सालों में वो 2 साल भारत में रहा हो और 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहा हो। अगर ऐसा ये चीज़ फुलफिल हो गया तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए आ गया वही चीज़, इफ एन इंडिविजुअल क्वालिफाइड एज ए रेसिडेंट, रेसिडेंट हो गया 182 दिन, नहीं 182 दिन हो गया, ठीक है। अगर 182 दिन नहीं है तो दूसरे रास्ते चलेंगे कि क्या दूसरा रास्ता है अपने पास कि पिछले साल वो 60 दिन रहा हो और उसके पिछले के 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, और उसके बाद रेसिडेंट चेक करने की बात है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए आया है ये सवाल, देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया आप लोगों के लिए कि he has been resident in India for at least 2 out of the 10 immediately previous year, बिल्कुल सही बात है। और stay in India at least 730 days in 7 immediately preceding years, ये भी बात सही है। तो both A and B, both A and B। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, from financial year 2021 a citizen of India or a person of Indian origin who leaves India for employment outside India during the year will be a resident and ordinary resident if he stay in India for an aggregate period of।
तो फॉर एन एग्रीगेट 182 दिन और मोर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम इज, एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कि टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होता है, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम होता है और वो टैक्सेबल इनकम नहीं कहलाता है। ऑल ऑफ द एबव। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। द सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड, तो द सम ऑफ वेरियस हेड को हम लोग कहेंगे तो जीटीआई आ जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन, बहुत ही इजी है। 80C कितना डिडक्शन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है सर, 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। सेक्शन 111A is applicable in case of short term capital gain arising on transfer of equity share through recognized stock exchange, and such transaction is liable to securities transaction tax. Short term capital gain covered under section 111A is charged to tax at the rate of 15% plus surcharge and cess as applicable. Next 15%, third 18.5, fourth 22%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इफ द एग्रीगेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी इज अप टू 5,000, वी कैन डिस्क्लोज द एग्रीकल्चर इनकम इन द इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। बट इफ द एग्रीकल्चर इनकम ITR 1 में, बट इफ द एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज अप्लाइड। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम मेरा 5,000 से 5,000 तक है तो ITR 1, और 5,000 से ज़्यादा हो गया तब कौन सी ITR भरने की आवश्यकता है सर, ITR 2 भर दीजिए। चलिए अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द कैपिटल गेन इज चार्जेबल। तो कैपिटल गेन कहाँ चार्ज होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी मैंने बताया सेक्शन 45, सेक्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन इंक्लूड, पर्सन में कौन आएगा सर, पर्सन में आएगा एन इंडिविजुअल। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड, द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल। Residential status of an SSC can be different for different previous year in the same assessment year, different for different assessment year, none of the above, all of the above। सर देखिए जो असेसमेंट ईयर होता है ना, एक ही साल में अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग साल में अलग अलग जरूर हो सकता है, इसीलिए हर साल चेक करना होता है रेसिडेंशियल स्टेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, सेम प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एकेडमिक ईयर, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द कंडीशन अप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज अप्लाई, इज अप्लाइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होगा सर। द रेसिडेंट HUF इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, तो रेसिडेंट HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब हो जाएगा, तो आप लोग को अच्छे से पता है सर, वो पिछले 10 सालों में 2 साल रह लिया और 7 सालों में 730 दिन रहा हो, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बेसिक कंडीशन विल बी फॉर ए पर्सन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो सर उसके लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, हाँ भाई जल्दी बताइए क्या करेंगे सर, उनको फिर 182 दिन की कैटेगरी में रखेंगे, खाली 182 दिन के कैटेगरी में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म, हाँ तो उनके लिए ये वाला नहीं होता है, फिर वो 60 दिन वाला फिर इनके लिए नहीं होता है, जो भारत छोड़ के जा रहा है फिर उनके लिए वो 60 दिन वाला नहीं होता है, उनके लिए एक ही क्राइटेरिया होता है 182 दिन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इन इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये तो आ जाएगा, ये तो इंक्लूड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन ये भी इंक्लूड होगा, डिविडेंड इंक्लूड होगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ये नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड इनकम, पेंशन रिसीव, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो सर देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग ये सब हमारे कैजुअल इनकम होते हैं जिसपे 30% के रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। अगला सवाल, इनका अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम इज चार्जेबल, तो चार्जेबल सैलरी, सैलरी के केस में
इस सेक्शन 15 ठीक है ना, सेक्शन 15 क्योंकि यहाँ पे एक ही सेक्शन मिल रहा है, सैलरी वाला ही सेक्शन। अंडर दी सैलरी हेड पेंशन इज, तो पेंशन क्या है सर, पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है, सीधी सी बात है, फुल्ली टैक्सेबल है। The salary remuneration or compensation received by the partner is taxable under the head of, तो सर वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के केस में, ठीक, हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के हेड में। द डेट कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ए लोकल अथॉरिटी, वो क्या हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अगला सवाल, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट नॉट रिसीव्ड इज, वो टैक्सेबल हो जाता है। ड्यू और एक्रूड विच एवर इज अर्लियर, पढ़ा है ना आप लोगों ने, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। पर्क क्या होता है, नहीं ये 5 रुपए वाला नेस्ले पर्क नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये वो फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अगला, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट केम इन फोर्स, ये तो सबको पता होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सैलरी इज आर इंक्लूडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एन्यूटी और पेंशन सैलरी का पार्ट है, ग्रेचुइटी सैलरी का पार्ट है, कोई फीस, कमीशन, परकुजेट, प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू एनी सैलरी, वेजेस, ये सब सैलरी का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सर ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है सर, अगर एजुकेशन अलाउंस है तो 100 रुपये पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, अगर हॉस्टल अलाउंस है तो 300 रुपये पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड है, ठीक है, तो 100 रुपये पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। अगला सवाल है, द फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज, तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय सर वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है आफ्टर फुलफिलिंग द सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द फंड गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द कंपनी टू पे फॉर क्लाइंट मीटिंग, ड्रिंकिंग, फूड, होटल स्टे एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द केस ऑफ, तो एम्प्लॉय वर्किंग इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, क्या, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। नेक्स्ट है, द असेसमेंट पीरियड फॉर इनकम टैक्स ऑन सैलरी, तो असेसमेंट पीरियड क्या होता है, 12 महीने के साल। देखिए असेसमेंट ईयर हमेशा 12 साल का होगा, प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 12 मंथ हो सकता है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 12 मंथ हो सकता है, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने या उससे कम हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर आपका हमेशा और हमेशा 12 महीने का होगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, सब बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, सर देखिए जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है ना, उनके लिए तो एकदम कह लीजिए कि एकदम श्राप है कि किस लिए बन गए भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि हमें तो हर हाल में टैक्स देना है, चाहे पैसा कहीं भी कमाया कहीं भी रिसीव किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, GTI इज अराइव्ड आफ्टर, तो GTI कब अराइव्ड होता है सर, GTI जो होता है 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ लीजिए, ठीक है, जितने भी कैरिड फॉरवर्ड सेट ऑफ के एडजस्टमेंट है सबको कर लीजिए, डिडक्शंस को एडजस्ट कर लीजिए, जब सर सब चीज़ को कर लेंगे ना तो आप GTI पे आ जाएंगे, GTI पे आ जाएंगे, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड, तो कैन नॉट एक्सीड किससे ज़्यादा नहीं हो सकता सर, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता हमारे डिडक्शंस, कभी भी इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एवरी सैलरीड पर्सन एज पर लेबर लॉ इज एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम नंबर ऑफ पेड अप लीव एवरी ईयर, सही बात है भाई, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय यूटिलाइजेस ऑल द लीव ही इज एंटाइटल्ड, लीव एनकैशमेंट की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ द प्रोविजन ऑफ एनकैशमेंट ऑफ द लीव एनकैशमेंट का सेक्शन क्या है सर, 1010AA, 1010AA है, तो 1010AA कौन सा सेक्शन, कौन सा है सर, 1010A जो है वो हम लोगों का लीव एनकैशमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया,
अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सर सेक्शन 10A किसका है, तो क्या आप लोग मुझे ये बात बता पाएंगे कि सेक्शन 10A किसका है? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सेक्शंस है प्यारे बच्चों, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 10A आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया क्या है, लीव इनकैशमेंट। उसी तरीके से सेक्शन 10A किसका होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे कि सेक्शन 10A किसका होता है? चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए प्रोविज़न। अब इसका आंसर तो आप ही लोगों को बताना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट से संबंधित बातें कहाँ पे की हुई है? वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, तो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट से संबंधित बातें कहाँ की हुई है? क्या आप लोग बता पाएंगे कौन से सेक्शन में की हुई है इसकी बातें? नहीं बता पाएंगे? चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए ज़रूर से बता देंगे इन सब बातों को, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए ये जानना। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर सेक्शन 10(1) की बात करें, इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चर इनकम होता है। 10(2) की बात करें, एनी अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल थ्रू ए को पार्टनर्स। 10(2)A इनकम रिसीव बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म एज शेयर्ड बिटवीन। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। 10(10)A किसका है? दो दी कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ द पेंशन अर्नड बाय एन इंडिविजुअल। सेक्शन 10(10) क्या है सर? ग्रेचुइटी है। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों को आता तो है, तो आप लोग क्यों नहीं बता रहे थे हमें? अगर आप लोग को इतने अच्छे से आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं बताते हैं भाई हमें? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कंपल वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का सेक्शन क्या है सर? 10(10)C है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का सेक्शन 10(10)C है। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल, द हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन। तो हाउस इन क्या पूछा है? हाउस रेंट, एच आर ए, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंसेस किस में दिया होता है सर? 10(13)A में, 10(13)A में दिया होता है। सारे सेक्शंस को रिवाइज करना है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि सर आप ही सारा सेक्शन एक बार रिवाइज करवा दीजिए एग्ज़ाम से पहले, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सर, हम लोग बहुत भूल जाते, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किसको किसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और किसको किसको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि सर सारे सेक्शंस का रिवीजन एक बार ज़रूर से एग्ज़ाम के पहले आप रैपिड फायर तरीके से उसको भी ले लें। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हम आप लोग को इनकम टैक्स एकदम रैपिड फायर तरीके से रिवीजन करवा दें, तो आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसके लिए आप लोगों को रिवीजन पूरी तरीके से करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का ये 65 रैपिड फायर एमसीक्यू यहीं पे होता है दी एंड। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।